हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और क्लासेस को बहुत बढ़िया से जो मैं सामने मॉक्स करा रहा हूँ उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कल एसएससी ने सीजीएल टीयर 2 का आंसर की जारी किया और जब मैंने आंसर की देखा तो आंसर की बहुत सरप्राइजिंग नहीं था मेरे लिए क्या, काफ़ी जो मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स भी उनके लिए भी सरप्राइजिंग नहीं था। हाँ, जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया उन लोगों को वो कंप्यूटर थे। कंप्यूटर ने काफ़ी लोगों को मायूस किया। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके काफ़ी अच्छे स्कोर हैं। इंग्लिश में उन्होंने 135 आउट ऑफ 131, 135 आउट ऑफ 135 तक भी स्कोर किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर ने उनकी कहते हैं लंका लगा दी। तो खैर, एज अ टीचर मेरी ये ड्यूटी है कि जो क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं मैं उनको आपके सामने सॉल्व कराऊं ताकि आप देख पाएं कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेट हुए थे। मैं फिर कह दूं, ये जो आपका क्वेश्चन सेट हुआ था मैं बहुत डिफिकल्ट नहीं कहूंगा। जो आपके पैसेज पूछे गए उसमें एक पैसेज बहुत ही बढ़िया पैसेज था। मैं हमेशा से इस बात पे जोर देता हूं कि आप लोग अपनी रीडिंग एबिलिटी को अच्छा करें, क्योंकि मेंस के टाइम पे बहुत इफेक्टिव होता है ये चीज। तो वो पैसेज बहुत ही अच्छा पूछा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पैसेज में से आपको आंसर निकालना है, वो उसकी अप्रोच आपकी कैसे होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी अगर मैं कहूं तो ओवरऑल मॉडरेट से कम ही कहेंगे, बहुत टिपिकल भी पेपर नहीं था, ठीक था। मतलब अगर एक सीरियस एस्पिरेंट है, वो तैयारी उसकी अच्छी है तो वो बढ़िया स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं सीधा आपको क्वेश्चंस पे लेकर के आता हूं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना पैराजंबल के, मैं शाम में जब मॉक्स वगैरह करवा रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो मैं एमटीएस के लिए, तो कई स्टूडेंट कहते हैं सर एमटीएस में तो आता नहीं है आपका पैराजंबल। ठीक है एमटीएस में, बट एसएससी पूछती है, और ऐसी जरूरी नहीं है कि अगर वहां नहीं आता तो यहां आ सकता है, या यहां नहीं आता वहां आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, बहुत आसान आपके सामने पूछा हुआ था ये पैराजंबल। अगर मैं आपसे कहूं पैराजंबल जब भी आपको करना होता है, मैं हमेशा से सलाह देता हूं आपको कि सबसे पहले आप इसके सब्जेक्ट को फाइंड आउट करिए। सब्जेक्ट क्या है? हैज बीन। अब देखिए, इतना आसान है। अगर मैं कहूं आपसे हैज बीन कहने का मतलब ये किसी ना किसी सब्जेक्ट को ढूंढेगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट इसका होगा हैज बीन, तो यहां से स्टार्ट होगा नहीं। ए वाला तो हटाई दीजिए, ये लीजिए, ए वाला हटाई दीजिए। अब द अनप्रेसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? अभूतपूर्व, उसे कहा जाता है अनप्रेसिडेंटेड। उसे क्या कहा जाता है? अभूतपूर्व कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर, मतलब ये आपका सब्जेक्ट है। ये आपका सब्जेक्ट है, कहां लिखा हुआ है? एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला, फिर से आपका बिल्कुल पैराजंबल का सवाल, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि गिवन बिलो आर द 4 जंबल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। तो आपका पैटर्न वही होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? इसका सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। हियर द पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर एंड हेरिटेज लैडन तमिल स्ट्रीट्स ब्लेंड इनटू वन अनदर across many metropolitan cities there exists a visible conflict in how the old and new coexist। ये आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बता रहा है कि कई ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं देयर एग्जिस्ट जहां पे एक विजिबल कंफ्लिक्ट दिखता है। किस तरह कंफ्लिक्ट? कि पुराने और नए किस तरह से को एग्जिस्ट, मतलब मिलकर रहते हैं। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। कहां पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बी से। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब आगे आ जाइए। Across many metropolitan cities, there exists a visible conflict in how the old and the new coexist। अगर बात करूं इसके बाद नेक्स्ट, however, हालांकि, मतलब ये इस चीज को लिंक कर रहा है। पुडुचेरी स्टैंड्स एज स्ट्राइकिंग एक्सेप्शन। पहले बता रहा है कि कैसे कितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां पे नए और पुराने शहर में क्या होता है? कंफ्लिक्ट होता है। लेकिन इस चीज का अपवाद कौन है? इस चीज का अपवाद है आपका पुडुचेरी। मतलब ये बी के बाद डी को लिंक कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। मुझे आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कितना समय लगता था आपको? कितना समय लगता है एग्जाम में? खैर, अगला सवाल, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। बहुत ही आसान सवाल मैं कहूंगा। जो ऑप्शंस आपको दिए हुए ना, इतने कोई टिपिकल ऑप्शंस नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। सेंटेंस पढ़िए। द टाइनी डियर, एक मिनट रुकिएगा। द टाइनी डियर, हिरण की बात कर रहा है। स्टूड वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा V2। स्टूड लुकिंग एट देम विद डैश आईज। अब देखिए, अगर आपको सारे वर्ड का मतलब पता होगा ना तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया। एक डियर, एक हिरण खड़ी थी, टाइनी मतलब छोटी,
छोटा हिरन, छोटी हिरन खड़ी थी, हो सकता है कोई बच्चा वगैरह होगा। स्टेशनरी, उसकी आंखें स्टेशनरी, मोशन तो बताएंगे नहीं आप स्टेशनरी, ई आर वाई किससे क्या होता है, ई आर वाई से मैंने क्या बताया था, स्टेशनरी, वो ई आर वाई जो स्टेशनरी होता है जहां से आप बुक पेंसिल वगैरह बुक्स वगैरह लेते हैं, उसे कहा जाता है स्टेशनरी। लेकिन तो ये तो होगा नहीं, स्टेशनरी ए आर वाई मतलब ये मोशन को बताता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। एरिड मतलब होता है कोई सूखा या बंजर चीज, उसे आप कहते हैं एरिड, ये भी नहीं है। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ये भी नहीं। ल्यूमिनस, इसका मतलब होता है चमकता हुआ। जैसे आपने देखा होगा ना कि चमकती हुई आंखें, जो जीव जंतु होते हैं, जो डियर हो गया या जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं, उनकी जो चमक आंखें होती हैं वो चमकती हैं, उसे कहा जाता है क्या, ल्यूमिनस। तो मीनिंग अगर आपको पता होता तो ये आपके लिए आंसर काफी आसान हो जाता। हालांकि इतना कोई डिफिकल्ट ऑप्शंस नहीं सेट किया था, ये इजीली डूएबल था और कई लोगों ने सही भी किया। अगला, अगला क्या है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आपसे पूछा गया ईडियम, ये ईडियम पता नहीं कितनी बार पूछा है, कितनी बार, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते होंगे तो आपको दिखाई भी दिए मिला भी होगा। ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, बताइए जरा क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, बोलिए। जैसे कहते हैं ना, समय समय रहते किया गया छोटा सा प्रयास बाद की बड़ी मुसीबत से बचाता है। अगर मैं कहूं, लिखा हुआ ना, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, समय रहते अगर आप कोई छोटा प्रयास करते हैं वो बाद में आपको बहुत बड़े विपत्ति से या परेशानी से बचाता है। टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स मोर वर्क। ड्रंक, इंटॉक्सिकेटेड, ये तो खैर अलग ही हो गया। टेलरिंग अ वैल्यूएबल स्किल नहीं। सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर, ये तो खैर दूर दूर तक नहीं है, तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट इजिली हो जाता। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला, ये ईडियम अगर मैं कहूं आपसे तो शायद आपने पीवाईक्यू में नहीं पढ़ा होगा, बट हां ये पूछा हुआ पीवाईक्यू का ही अगर मैं आपसे कहूं, द स्ट्रेन एट अ नॉट, जी यहां पे साइलेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसको प्रोनाउंस करेंगे द स्ट्रेन एट अ नॉट एंड स्वॉलो अ कैमल। अगर इसकी मीनिंग पे मैं जाऊं आपको, तो जैसे कभी कभी लाइफ में होता है ना, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर मैं इसकी मीनिंग पे जाऊं तो कहा जाता है ऐसा कि छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब ऐसी बात जिसको आप इग्नोर करके चल सकते थे, उस पर आप ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं और उसके चक्कर में बड़ी बातें या इंपॉर्टेंट बातें छूट जाती हैं। उसे ही कहा जाता है टू स्ट्रेन एट अ नॉट एंड स्वॉलो अ कैमल। मतलब टू बी मेटिकुलस इन एवरीथिंग, टू फस ओवर ट्रिफल्स, छोटी मोटी तुच्छ बातों पर पचड़ा करना, फंस करना, वाइल इग्नोरिंग बिग इश्यूज। जो बड़े मुद्दे हैं, अक्सर आप देखिएगा नेता लोग ऐसा करते हैं, मोस्ट जो बड़े मुद्दे होते हैं उसको छोड़ करके छोटे मोटे मुद्दों में उलझा देते हैं लोगों को, ताकि उनका किसी पर ध्यान ही ना जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, टू स्ट्रेन एट अ नॉट एंड स्वॉलो अ कैमल। ये अच्छा था, पहली बार पूछा गया, तो आप लोगों को हो सकता है, हालांकि ऑप्शन से आप निकाल सकते थे। अगला, अगले की अगर बात मैं करूं, क्या पूछा है आपसे, एरर, ग्रामेटिकल एरर। बहुत बढ़िया, ग्रामेटिकल एरर था, इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं था। अगर आप की रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है तो डुएबल था, या आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो भी कर सकते थे आप। द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर 600 crores इन द नेक्स्ट 5 years टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन इन ब्रिटेन। ठीक है, द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर। अब देखिए यहां जो मोर है ना, ये जो मोर आपके सामने लिखा है, ये मोर का यूज गलत किया गया है। इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो आप इसके साथ मोर देन कर दें, मोर देन, तो भी सही है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, द कंपनी विल इन्वेस्ट, द कंपनी विल फर्दर, एक एडवर्ब लाना पड़ेगा आपको, फर्दर इन्वेस्ट, ऐसा कुछ। द कंपनी विल फर्दर इन्वेस्ट 600 crores इन द नेक्स्ट 5 years टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशंस। तो या तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते थे, या तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। मोर के साथ आप देन का इस्तेमाल करते, मोर देन 600 crore, मतलब अगले 5 साल में इससे कई ज्यादा 6,600 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा कंपनी में। या आप ये भी कह सकते थे कि अब जो है आने वाले 6 साल में, विगत 6 सालों में कंपनी जो है आगे 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। ये इसका सूटेबल अगर मैं कहूं मीनिंग होता है, ग्रामेटिकली सही होता आपका। तो कहां है, ऑप्शन नंबर ए है, मतलब ये आपका कहां लिखा हुआ है, ये बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, बी में ए लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत लोग ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बी, ये ऑप्शन नंबर बी है, आंसर तो ए है ना, मतलब पार्ट ए में एरर हुआ, तो आंसर आपका बी होगा।
क्लियर? अगला, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन वर्ड विच, अच्छा वन वर्ड आपसे पूछा गया है, फियर ऑफ अगलीनेस, कई बार पढ़ चुके हैं आप, मैं पढ़ा भी चुका हूं। अगलीनेस मतलब होता है कुरूपता का भय, कुरूपता समझते हैं ना, क्योंकि डर लगता है कि भाई मैं खराब ना दिखने लगूं। इस चीज का भय क्या होता है? इस चीज का भय कहलाता है व्हाट? एरेक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ियों का डर, फियर ऑफ स्पाइडर्स। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। एक्रोफोबिया, हाइट से डर। ये लीजिए आ गया आंसर। क्या होता अगर आप एलिमिनेशन पे जाते? हालांकि आंसर यही है इसका, लेकिन सबका मीनिंग पता होता तो आप कर लेते। हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। एरेक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ियों से भय। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स, इसको एल्टीफोबिया भी कहा जाता है। अगला, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। इंप्लीकेशन, इंपीरियल, राजशाही सही लिखा हुआ है। इम्पेटस सही लिखा हुआ है। इंप्लीकेशन सही लिखा हुआ है। रॉन्गली पूछा है, इम्पेट्यूनेंट नहीं होता, इम्पर्टिनेंट होता है। IMPERTINENT, इम्पर्टिनेंट। आप इसका मीनिंग मुझे कमेंट में करके बताइएगा, व्हाट डज इम्पर्टिनेंट मीन, और इनके भी बताइएगा मुझे, ठीक है? ये गलत स्पेलिंग मतलब आंसर होगा। कई बार पूछा गया सवाल, इम्पर्टिनेंट पता नहीं आप लोग ने कितनी बार पढ़ा होगा। मैंने कहा ना, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं था। अगर आप प्रैक्टिस में हैं, मोशन में हैं, तो डुएबल क्वेश्चंस थे। अगला, टॉम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड्स द स्कूल हाउस पोस्टर व्हेन द बॉल रोल टुवर्ड्स हिम। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। कितने बार मैंने ये चीजें आपको बताई हैं और कितनी बार आप पढ़ चुके होंगे बिसाइड और बिसाइड्स के बीच का डिफरेंस? मैंने कहा था बिसाइड मतलब होता है कोई चीज किसी से जब पोजीशन रिलेट आप करते हैं उसकी बात करता है। कोई चीज किसी के बगल में खड़ी है, मेरे बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है तो मैं उसके बिसाइड हूं, है ना? बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, एडिशन टू, एडिशन टू। मतलब आप हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ते हैं, है ना? तो कोई चीज एडिशन करने के लिए आप बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कितनी बार पूछा है? बिसाइड, बिसाइड्स, एमंग, बिटवीन, ये मतलब हमेशा से पूछते आया है। खैर, तो टॉम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड्स द स्कूल हाउस पोस्टर। स्कूल हाउस का पोस्टर लगा था, उसके बगल में कोई व्यक्ति खड़ा था जिसकी टॉम की बात आप कर रहे हैं। तो बिसाइड्स ना होकर के ये क्या होता? ये बिसाइड होता। ये आपसे पूछा गया था। कहां लिखा हुआ है? हां, ये सही करना है, इंप्रूवमेंट। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इंटरेस्टिंग पैसेज पूछा है, मैं आपको बताऊंगा, आपको आगे पता चलेगा। खैर, करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जब कभी भी एक्टिव से पैसिव आए, जब कभी भी पैसिव से एक्टिव आए, मैंने हमेशा से आपको यह सलाह दी है कि सबसे पहले आपके माइंड में पहली चीज क्लिक करना चाहिए कि सर जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कन्वर्जन करते हैं, नो टेंस चेंज, नो टेंस चेंज। ठीक है, पहले इसको अप्रोच लगाइए, इससे ही आपके 90% क्वेश्चंस निकल जाते हैं। फिर बात का मेथड है कि भाई उसमें रूल लगाएंगे कि अगर हैज है तो हैज बीन होगा, आईएनजी है तो बीइंग होगा, वो बात की चीज है। पहला, द मैसिव एक्सटीरियर वॉल ऑफ द ओल्ड मैंशन वॉज, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए पास्ट में कौन कौन से हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि बीइंग लगा हुआ है। पास्ट कंटिन्यूअस सर हैड बीन नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहां से आ गया? प्रेजेंट नहीं होगा। वेट सडनली स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, देख स्किल्ड पेंटेड, द स्किल्ड लेबरर्स पेंटेड, पास्ट इंडेफिनिट है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होना इसकी मजबूरी है। वर पेंटिंग देखिए लिखा हुआ है। ये भाई क्या है? अगर मैं कहूं ईडी फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है ना, ये कहूं तो क्या है? ये आपका प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से पास्ट का तो कोई रिलेशन है ही नहीं। और ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। यहां आपसे क्या बोल रहा है? ये पास्ट कंटिन्यूअस पूछ रहा है, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम में अगर आपको बैठना पड़े तो आप लगे हैं रूल निकालने की, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, इतना करना ही क्यों? आगे बढ़ते हैं। आई आस्क्ड मैरी इफ शी वुड लेंड मी अ पेंसिल, आपसे डायरेक्ट फॉर्म पूछा है। ठीक है, इफ और वेदर, इफ और वेदर आप जब कंजंक्शन यूज करते हैं, इफ और वेदर,
इफ और वेदर, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन करने में इफ और वेदर यूज किया जाता है किसमें? क्लोज एंडेड क्वेश्चन में। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो आप सीधा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलता है, देन आपको इसका वर्ब मिलेगा और क्वेश्चन मार्क्स इसको एंड करते हैं। ये होता है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। दूसरी बात, आपका लिखा हुआ क्या? आपका लिखा हुआ जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो पास्ट, वो चेंज होता है, ठीक है। यहां पे लिखा है विल, विल मतलब विल किस में चेंज हुआ होगा? वुड में। तो अगर विल चेंज हुआ होगा वुड में, तो वुड तो हटा दीजिए इसको, कैन तो हटा दीजिए इसे, ठीक है। आई आस्क्ड मैरी, आई सेड मैरी, विल शी लेंड मी अ पेंसिल, ठीक है। वुड यू लेंड मी अ पेंसिल? आई आस्क्ड मैरी, आई आस्क्ड टू मैरी नहीं होता है। एक मिनट रुक जाइए, इसको रुक जाइए। देखिए सबसे पहली चीज रिमूव करिए इसे। कैन तो होगा नहीं, अगर मैं कहूं कैन तो होगा नहीं। अब आ जाइए, आई सेड मैरी विल यू लेंड मी अ पेंसिल, ठीक है। आई आस्क्ड टू मैरी वुड यू लेंड मी अ पेंसिल, या आई सेड मैरी विल शी लेंड मी अ पेंसिल। विल शी नहीं, आप विल यू की बात करेंगे। आई आस्क्ड टू मैरी, आई आस्क्ड टू मैरी नहीं, आई सेड मैरी, ऑप्शन नंबर सी। मैंने मैरी से कहा मैरी विल यू लेंड मी अ पेंसिल। अब विल जाकर के चेंज होगा वुड में, और चूंकि ये क्या है? आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो आप इसे क्या करेंगे? आप या तो इफ से या तो वेदर से इसको एज ए कंजंक्शन यूज कर रहे होते हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, इफ शी वुड लेंड मी अ पेंसिल। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा आपसे। गलिबिलिटी, गलिबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत ही भोला है, बहुत ही भोला है। ऑपोजिट पूछा है, इनोसेंस इसका सिनोनिम हो जाता। ट्रस्ट, अगर भोला है तो उस पर इंसान ट्रस्ट जल्दी कर लेता है कि भोला भाला है, क्या दिक्कत है, कहां ही भागेगा, है कि नहीं। नेविटी, नेव से बना है नेविटी, मतलब बहुत ही भोला, भोलापन उसके अंदर है। एक ही निकलता है स्केप्टिसिज्म। किस सेंस में निकला? गलिबिलिटी, अगर कोई भोला व्यक्ति है तो आप उस पर संदेह नहीं करेंगे, शक नहीं करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। लेकिन ऑपोजिट है स्केप्टिसिज्म, मतलब आप उस पर क्या करेंगे? संदेह करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर फादर जियर्ड हिज एंग्री मदर। अच्छा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जियर्ड मतलब क्या होता है? किसी का उपहास, समझते हैं, किसी का हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, उसे कहा जाता है जियर्ड। खैर, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर फादर। अब डू यू सपोज मतलब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो दैट तो कंजंक्शन लगेगा नहीं, या तो वेदर लगेगा या तो इफ लगेगा। अब आ जाते हैं, आपने इसको रिमूव कर दिया। हिज एंग्री मदर जियर्ड एंड आस्क्ड इफ यू सपोज यू नो बेटर देन योर फादर। साथ ही साथ आपका जो लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में है, तो चेंज तो होगा। चेंज होगा तो इफ यू सपोज तो होगा नहीं, सपोज होना चाहिए था। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। हिज एंग्री मदर जियर्ड एंड आस्क्ड वेदर ही सपोज्ड, ही न्यू, वेदर ही सपोज्ड, ठीक है। ही न्यू, यू नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा ही न्यू, ठीक है। यू चेंज होगा उनके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। ही सपोज्ड, ही न्यू बेटर देन हिज ओन फादर। हिज एंग्री मदर जियर्ड एंड आस्क्ड वेदर ही हैड सपोज्ड। ही हैड सपोज्ड कहां से आ जाएगा? ये तो आ ही नहीं जाएगा। ये जब होता, जब ये पास्ट इंडेफिनिट होता, तब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। लेकिन ये आपका लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में चेंज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर केवल सी ही है इसका आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रेडियम डैश रेज दैट कैन डैमेज द आइस। बहुत प्यारा सवाल, फ्रेजल वर्ब का पूछा हुआ। रेडियम रेज को क्या करती है? बाहर निकालती, मतलब उसका उत्सर्जित करती है। उत्सर्जन करना उसे कहा जाता है गिव ऑफ करना। कोई चीज गिव ऑफ मतलब किसी चीज का बाहर निकलना, उत्सर्जित होना, उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है गिव ऑफ करना। गिव अवे मतलब होता है किसी चीज को फ्री में बांटना। अगर मैं कहूं कोई चीज मैं गिव अवे कर रहा हूं, तो उस चीज को मैं फ्री में बांट रहा हूं। दैट मीन्स आई एम गिविंग अवे समथिंग। गिव ओवर, अगर कोई व्यक्ति अगर आपको गिव ओवर कर रहा है, मतलब कोई चीज सौंप रहा है, उसे कहा जाता है गिव ओवर करना। और गिव अप का मतलब तो आप जानते ही होंगे, ये तो काफी समय से यूज किया जा रहा है गिव अप, ये तो खैर होगा नहीं। तो इस सेंस में अगर मैं कहूं तो किसी चीज का निकलना,
उसे कहा जाता है गिव ऑफ करना। गिव ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ध्यान रखिएगा। अगला, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेट द जज। अब आपके पास डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा है, किसका? इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस जहां पे आप ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, किसी तरह का प्रोहिबिशन होता है, निषेध जिसे कहा जाता है, ये सारे इस तरह के बोले गए वाक्य किसमें होते हैं? इंपरेटिव में। और इंपरेटिव का बोला गया वाक्य अगर पॉजिटिव होगा तो आप सीधा V1 के साथ क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, या इसके रिक्वेस्ट करना होगा तो प्लीज आप लगाते हैं, काइंडली आप लगाते हैं। नेगेटिव करना होता है तो आप इसके साथ डू नॉट लगाते हैं, डू नॉट, उसके साथ V1 और उसके साथ ऑब्जेक्ट। इतना करना होता है आपको। तो आपसे पूछा गया कॉल द फर्स्ट विटनेस, कौन कह रहा है? मतलब V1 से स्टार्ट हुआ, V1 के बाद उसका ऑब्जेक्ट आया। कौन कह रहा है? जज कह रहा है। तो जज कह रहा है तो जज, सीधी सी बात है, जब आप इसका ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं तो जज कह रहा है मतलब जज ऑर्डर देगा या कमांड देगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका चेंज होता है क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। तो जज ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड है। आस्क, पूछेगा तो नहीं, ऑर्डर करेगा, ठीक है। द जज ऑर्डर दैट, द ऑर्डर दैट कॉल्ड द जज ऑर्डर देम टू कॉल द विटनेस। V1 जो है ना इनडायरेक्ट में आकर के 2 + V1 में चेंज होता है। किसमें? 2 + V1 में, जो कि यहां नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगला, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया आपसे। किसका पूछा गया? एरनस। एरनस मतलब गलती कर दी आपने, फॉलिबल, एरनस है ना, कोई ऐसी चीज जिसमें गलती हो। वाइटल मतलब महत्वपूर्ण। एंटोनिम पूछा होता तब आंसर होता ये। एक्यूरेट, अगर एंटोनिम पूछा होता तब होता फैलिशियस, मत का मतलब भी होता है क्या? कोई चीज गलत, कोई चीज गलत, उसे क्या कहा जाता है? फैलिशियस। कोई चीज गलत, रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। आपसे एक्टिव पूछा है, एक्टिव फॉर्म पूछा है, ठीक है, मतलब ये सेंटेंस पैसिव में है। वैसे वॉज के पास जो V3 लिखा गया है पास्ट पार्टिसिपल, जो कि पैसिव वर्ब कहलाती है। खैर चलिए, तो आसान है, देखते हैं। मैंने क्या कहा पहले? आप टेंस देखिए, टेंस को पकड़िए। वाई वॉज मतलब आपका पास्ट का इंडेफिनिट हुआ, ठीक है। तो हैड योर ब्रदर, हैड के साथ V3 कहां से आ गया? प्रेजेंट तो होगा नहीं, ING है नहीं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ना, यहां ING लिख दिया, कैसे टेंस कैसे चेंज कर सकते हैं आप? ये होगा। वाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, आप कन्वर्ट करिएगा तो वाई वॉज सच अ लेटर, वाई आपका सेम रहेगा क्योंकि आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो इंटरोगेटिव चेंज तो होता नहीं है। इंटरोगेटिव असर्टिव बनता है किसमें? जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, लेकिन ये कहानी इसके साथ नहीं होती है। किसके साथ? एक्टिव पैसिव के साथ नहीं होती है। क्लियर है? अगला, प्लीज मेक श्योर टू राइट योर फुल। हां, अब ये सवाल बहुत ही प्यारा है। प्यारा क्या कहूंगा, ये कितने बार आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, यूज भी किया होगा। आपसे पूछा गया होमोनिम, आजकल काफी पूछा जा रहा है होमोनिम। मैं शाम में मॉक्स कराता हूं, उसमें भी इसको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। होमोनिम का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके सामने लिखा BAT बैट, BAT बैट, दे आर कॉल्ड होमोनिम। एक बैट का मतलब, जिससे प्लेयर लोग खेलते हैं क्रिकेट में, एक बैट का मतलब चमगादड़ होता है। एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन सेट कर रहा है वो ये कह रहा है कि हमने भाई एक बैट को यूज कर लिया है। मैं समझा रहा हूं आपको सेंटेंस में दूसरे बैट का मतलब बताना है, मीनिंग स्पेसिफाई करते हुए। मतलब यहां पे कह रहा है कि एक सेंटेंस लिखा है, उसमें एक एड्रेस, दो तरह के एड्रेस होते हैं, ठीक है। तो एक एड्रेस का यूज किया जा चुका है, आपको इसके दूसरे मीनिंग का बताना है। मतलब देखते हैं, मतलब क्या? प्लीज मेक श्योर टू राइट योर फुल होम एड्रेस। एड्रेस मतलब इसे पता कहते हैं। एक एड्रेस का मतलब होता है पता, मतलब ये पता की बात कर रहा है। और एक एड्रेस का मतलब होता है संबोधन। संबोधन, संबोधन समझते हैं? जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये 15 अगस्त में या 26 जनवरी में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो देश के लिए कहते हैं, संबोधन करते हैं, संबोधन, देश को संबोधन करते हैं। आपने सुना भी होगा जब ये न्यूज वगैरह में कहते हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधन कर रहे हैं, देश के राष्ट्रपति देश को संबोधित कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं एड्रेस करना।
तो एक एड्रेस यूज हो गया, इसका एड्रेस आपको बताना था। आइए देखते हैं। द सेलिब्रिटी रिक्वेस्टेड दैट हर रेसिडेंशियल एड्रेस, ये घर के पते की बात कर रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा, एक कर चुका है, दूसरे का बताना है। ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल ट्यून्ड इन टू वॉच द प्रेसिडेंट्स टेलीवाइज एड्रेस, मतलब जो प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहा है, जो संबोधन कर रहा है, उसको ट्यून इन किया गया, उसको लगाया गया, उस चैनल को ट्यून इन कर दिया, मतलब उस चैनल पे आप लगा करके देख रहे हैं। तो ये लिया आपका आंसर। मिलियंस ऑफ पीपल ट्यून्ड इन टू वॉच, क्या देखने के लिए? जो प्रेसिडेंट का टेलीवाइज एड्रेस है रिगार्डिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो नई नीति आई है इकोनॉमिक की, उस चीज को देखने के लिए जो प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे हैं, जो संबोधन कर रहे हैं, उस चीज को देखने के लोगों ने ट्यून इन किया, मतलब उस चैनल पे पहुंचे। तो ये रहा आपका आंसर। मतलब एक एड्रेस आपने यूज कर लिया जो एग्जामिनर था, दूसरे एड्रेस का मीनिंग आपसे पूछा गया था। यह है आपका होमोनिम। आपका सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, सब में ऐसे भर भर के सवाल पूछे गए। इवन कई ऐसे नए सवाल, नए ऑप्शंस भी बनाए गए, नए ऑप्शंस बनाए क्या गए, नए वर्ड्स डाले गए जो कहीं आपने दूर दूर तक रिवाइज नहीं किया था। तो आजकल ये क्वेश्चन ज्यादा हैं, चल रहे हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। हालांकि हम लोग तो करा ही रहे हैं, आप लोग को जुड़ना है उससे बस। गिव द बिलो 4 जंबल पार्ट सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन। बहुत ही आसान है, 22 से स्टार्ट होगा, नहीं, ए वाला हटा दीजिए। दैट किसी को रिलेट करेगा, सी से हटा दीजिए। मोरल एंड एथिकल डायलेमास, द फिलोसफर वॉज कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड बी से स्टार्ट होगा, ये रहा। कैप्टिवेटेड के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है कैद कर जाना, कोई किसी को कैद कर लिया मतलब कैप्टिवेट कर लिया। एक होता है क्या, एक कैप्टिवेटेड का मतलब ये भी होता है कि किसी चीज से मंत्र मुग्ध हो गया, मतलब आपको एकदम अट्रैक्ट कर लिया, इतना अच्छा खूबसूरत था वो। ठीक है। द फिलोसोफर वॉज कैप्टिवेटेड बाई, किसके द्वारा? इंट्रिकेट टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री मतलब पता है क्या होता है? कपड़े जो होते हैं, कपड़े में बढ़िया डिजाइनर कपड़े होते हैं, उसमें नक्काशी वगैरह की जाती है, उसे टेपेस्ट्री कहा जाता है। तो जो फिलोसोफर था वो इस चीज से मंत्रमुग्ध हो गया, मतलब बी के बाद ए चल रहा है, बी के बाद ए, ऑप्शन नंबर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है आपसे? पैसिव फॉर्म पूछा है, ठीक है। सबसे पहले काम टेंस पहचानिए। द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल, मतलब जो घुसपैठे था घुस गया, डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम, इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न। अच्छा ठीक है। द बर्गलर डिस्ट्रॉयड, पास्ट इंडेफिनिट, बीइंग डिस्ट्रॉयड हटा दीजिए, इंक्लूडिंग द कारपेट सेवरल आइटम्स इन द रूम हैव बीन डिस्ट्रॉयड हटा दीजिए। आप कहां इंडेफिनिट से प्रेजेंट परफेक्ट आ गए? सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड हो सकता है, सेवरल आइटम्स डिस्ट्रॉयड इन द रूम आप सेम कर दिए, नहीं, चेंज तो होता है सर एक्टिव पैसिव में, ऑप्शन नंबर सी होना इसकी मजबूरी है। आगे देखेंगे रूल वगैरह क्या कहता है, बात की चीज है, बट ये तो हो ही गया। अगला, फेस्ड विथ, आई थिंक दिख रहा होगा, या छोटा तो नहीं हो गया, एक मिनट, अब दिख रहा है, ठीक है। फेस्ड विद हाई कॉस्ट स्कैसिटी, कमी ऑफ इंडियन इंडिगो, यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स वर फोर्स्ड टू रिलाई ऑन द वुड प्लांट फॉर देयर डाइंग नीड्स। अच्छा, पैराजंबल है। हाउएवर सिंस वुड इंडियन इंडिगो वॉज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज्यादा महंगा था। यहां स्टार्ट होगा, डी से स्टार्ट होगा। कहां है? एक ही तो ऑप्शन है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं आगे, इसी के बारे में तो बता रहा है। सिंस वुड थ्राइव्ड, मतलब किसी चीज को कनेक्ट कर रहा है, किसी से कॉज बता रहा है। इसके पहले कोई ना कोई वाक्य आया होगा, इससे स्टार्ट नहीं होगा, इससे आज स्टार्ट नहीं होगा, इससे स्टार्ट नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, इससे आसान क्या ही हो सकता है। अगला, आपसे क्या पूछा है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द वर्ड ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क कितनी बार मैंने बताया, जो WEIRD, इसका जो मीनिंग होता है ना, वही होता है ग्रोटेस्क का, GROTESQUE, ये इसका सही स्पेलिंग है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो वियर्ड मुझे आप कमेंट करके बताइएगा इसका मीनिंग क्या होता है, जो मीनिंग इसका होता है वही इसका मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए अगला, आपसे पूछा है ग्रामेटिकल एरर, ठीक। द होल फैमिली वुड बस्ट इनटू पील्स फॉर लाफ्टर, काफी आसान सवाल, एक बेसिक प्रिपोजिशन का पूछा गया सवाल है। बेसिक प्रिपोजिशन कहने का मतलब है पील्स फॉर, देखिए मैंने आपको बताया है
कि फॉर जो प्रिपोजिशन होता है ना, फॉर जो प्रिपोजिशन होता है वो किसी चीज का कॉज बताता है, कॉज, या आप ऐसे समझिए रीजन, किसी चीज का रीजन बताता है। क्या बताता है? रीजन बताता है। रीजन ही पर्पस भी कह सकते हैं, आप ऐसे समझिए, पर्पस बताता है, पर्पस, उद्देश्य क्या है। एक प्रिपोजिशन होता है ऑफ, इनके बीच में अक्सर आपके कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर सवाल डालता है। ऑफ जो होता है किसी चीज से रिलेट करता है। कोई भी सवाल अगर मैं कहूं आपसे, अगर ऑफ की बात की जाए तो ऑफ किसी भी सेंटेंस में अगर आपने लिखेंगे, जैसे अगर मैं कहूं द कीज ऑफ द रूम, तो आपने ऑफ किया तो किसी चीज से रिलेट करने के लिए यूज किया जाता है ऑफ का यूज। तो यहां पे आप किस चीज में, द होल फैमिली वुड बर्स्ट इनटू पील्स फॉर नहीं, पील्स ऑफ लाफ्टर, मतलब खिलखिलाकर हंस उठे। फॉर लाफ्टर यहां पे आप पर्पस नहीं बता रहे हैं, पर्पस होता तो आप रीजन बताते कि हंसने का वजह क्या था। तो यहां पे सुटेबल अगर ऑप्शन होगा तो पील्स ऑफ लाफ्टर होगा, जो किसी चीज से रिलेट कर रहा है। कहां लिखा हुआ है? सी कहां लिखा है ध्यान रखिएगा, सी मतलब ये मत कर दीजिएगा सी मतलब ये नहीं कर दीजिएगा, सी यहां लिखा है तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, अगला, कम क्विकली इफ यू select the most appropriate option, substitute the highlighted segment। सेगमेंट हाईलाइट नहीं किया गया है, सेगमेंट हाईलाइट ये था, मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में हाईलाइटेड सेगमेंट था, इसमें नहीं किया, मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। कम क्विकली इफ यू विल कैच द ट्रेन, हां, कंडीशन बताने के लिए आप यूज करते हैं इफ यू वांट टू। अब कंडीशन किस चीज का, ये आगे पता चलेगा। कम क्विकली, जल्दी आइए, अगर आपको क्या करना है, ट्रेन को पकड़ना है। इफ यू वांट टू कैच द, आसान है। इफ यू हैव नहीं, विल हैव नहीं, इंप्रूवमेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी। इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, अगर आपको ट्रेन पकड़नी है, कंडीशन, अगर आपको क्या करना है, ट्रेन पकड़नी है, तो फटाक से आइए क्विकली। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्म बताना है आपको। वेदर आ गया, इफ आ गया, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो वेदर से वेदर चेंज नहीं होता, इसको तो पहले हटाइए। आस्क बनता है इंक्वायर्ड, हर जगह आस्क है, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो पहले हटा दीजिए आप। इज द बॉयज नेम, इससे बनेगा वॉज, ठीक है, और सेंटेंस में इंटेरोगेटिव है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आया, ये हो सकता है। बॉयज नेम इज अहमद, हटाइए, असर्टिव सेंटेंस लिखा है। इंटेरोगेटिव जो होता है ना, वो असर्टिव में चेंज होता है, मतलब क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में चेंज होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट ये है, इनडायरेक्ट ये हुआ, तो आपका, और साथ ही साथ ये लिखा हुआ आपका रिपोर्टिंग का पास्ट है, तो चेंज तो होगा। प्रेजेंट चेंज होगा पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। वॉज ये तो होगा नहीं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हां, ये बहुत ही प्यारा पैसेज पूछेगा, मैं पहले आपको एक दिखाना चाहता हूं, आपको मैं एक मिनट टाइम दूंगा पढ़ने के लिए। ये पैसेज पूछा गया, इस पैसेज के बाद एक बहुत ही बेस्ट पैसेज मैं कहूंगा, जो चैलेंज किया लोगों को। ये तो आपका करंट अफेयर पे पैसेज था, जो हमेशा से पूछा जाता है। ये पैसेज जो था काफी चैलेंजिंग था। ये पैसेज में अगर आपकी बहुत अच्छी रीडिंग एबिलिटी है ना, मैं हमेशा से इसलिए जोर देता हूं, तो आप आराम से इसे करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी चीजें कैसे अप्रोच, क्या अप्रोच आपका होना चाहिए था। खैर कोई नहीं, तो आप चाहिए पैसेज पे करते हैं सॉल्व हम लोग। पैसेज को आप 2 मिनट रीड करिए। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन इज अ क्लासिक नोन फॉर इट्स ह्यूमर एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। द फेमस फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द बुक, इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। मैं हमेशा से कहता हूं कि सबसे पहले आप कोई भी जब पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं, तो पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। सबसे पहला चीज आपसे क्या पूछा है, अगर मैं कहूं, एक मिनट, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा है, व्हाट आर द मेजर थीम्स
एक्सप्रेस्ड बाय द फर्स्ट लाइन ऑफ द नॉवल। अच्छा, मेजर थीम पूछा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा भाई थीम कहां से आएगा। उसके बाद विच डिफेक्ट इन कैरेक्टर डज नेम, किस डिफेक्ट, विच डिफेक्ट इन कैरेक्टर डज नेम प्राइड एंड प्रेजुडिस प्राइमरीली रिफर्ड टू, मतलब आपको डिफेक्ट बताना है जो इस नेम में है, कहने का मतलब ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, अगला क्या है, हाउ इज द कैरेक्टर ऑफ लेडी कैथरीन डी बोरो एम्प्लॉयड इन द नॉवल एज अ क्रिटिसिज्म सोसाइटी। अच्छा, सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया होगा इसने, तो कहना चाह रहा है कि उसका कैरेक्टर क्या है, किस तरह से डिफाइन करेंगे आप, देख लेंगे। अगला क्या है, अगला है आपसे, व्हाट इज द की इवेंट दैट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन द एलिजाबेथ चेंज हर व्यू ऑफ डार्सी। अच्छा, उनका जो व्यू है डार्सी के प्रति जो व्यू था, उसका की इवेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था, वो घटना क्या थी जो टर्निंग पॉइंट हुई एलिजाबेथ को चेंज करने के लिए। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, सबसे पहला सवाल है आपका थीम। तो थीम समझने के थोड़ा सा पैसेज आप रीड करिए, शायद आपको स्टार्टिंग में मिल जाए। द फेमस फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द बुक, इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजीशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून से मतलब हो गया कि स्टेटस वगैरह, पैसा, रुतबा, उसे कहने का मतलब यह है गुड फॉर्च्यून, मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, बिगेन्स टू सेट अप ऑल मेजर थीम्स ऑफ मनी, ऑल मेजर थीम्स ऑफ मनी। एक मिनट, status and marrying wealth that are prevalent in 19th century England. The Bennet family, particularly Elizabeth Bennet, a smart and strong-willed heroine, is the subject of the Austen's commentary on the societal imperative for women to marry well and thereby have a stable income. ठीक है, आप यहां से पता कर सकते हैं बाय द फर्स्ट लाइन ऑफ द नॉवल, नॉवल के फर्स्ट लाइन से पता क्या चलता है, मेजर थीम क्या है, वेल्थ, स्टेटस एंड मैरिज, ये ऑप्शन नंबर सी, यही तो पता चल रहा है पहले लाइन से, आपको पहले लाइन से बताना था ना, देखिए लिखा हुआ है ना, द फेमस फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ बुक, इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, माना जाता है दैट सिंगल मैन इन पोजीशन ऑफ गुड फॉर्च्यून, मतलब वेल्थ की बात कर रहा है, ठीक है, मस्ट बी इन वांट ऑफ वाइफ, तो वही हुआ, पहले लाइन से क्या पता चला, वेल्थ भी, स्टेटस भी और मैरिज भी, मतलब गुड फॉर्च्यून का मतलब यह हुआ। अगला, विच डिफेक्ट इन कैरेक्टर डज द नेम प्राइड एंड प्रेजुडिस प्राइमरली, मुख्य रूप से आपको बताना है, मुख्य रूप से रिफर करता है, तो अगर मुख्य रूप से रिफर करेंगे, अगर आप आते हैं पैसेज में, ठीक, आ जाइए। द टाइटल इटसेल्फ क्वाइट मीनिंगफुल एज इट फर्स्ट इंडिकेट्स द कैरेक्टर फ्लॉज, कैरेक्टर में जो कमी थी उसको इंडिकेट कर रहा है, दैट ड्राइव मच ऑफ कंफ्लिक्ट इन दिस नॉवल, जो बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट डालता है इस नॉवल में, नेमली डार्सीज प्राइड एंड एलिजाबेथ प्रेजुडिस। मिल गया आंसर, विच कह रहा है कि ये किस कैरेक्टर के लिए है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, कहां लिखा है, डार्सीज प्राइड एंड एलिजाबेथ प्रेजुडिस। क्लियर। अगला, अगला क्या है, एक मिनट, छोटा सा हो गया। हाउ इज द कैरेक्टर ऑफ लेडी कैथरीन डी बोरो एम्प्लॉयड इन द नॉवल एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी, ये थोड़ा सा आपको चैलेंज करेगा ये सवाल। कह रहा है कि सेंटेंस पढ़िए, हाउ इज द कैरेक्टर ऑफ द लेडी कैथरीन डी बोरो एम्प्लॉयड इन द नॉवल एज अ क्रिटिसिज्म सोसाइटी, मतलब समाज का जो क्रिटिसिज्म किया है, समाज का जो क्रिटिसिज्म किया गया है वो इस किस तरह से उसके कैरेक्टर को बताया गया है, डी बोरो एम्प्लॉयड इन द नॉवल। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं, आइए कहां गया, डार्सी मिस फिट्जवन, इन फैक्ट मिस फिट्जविलियम डार्सी बीइंग अ रिच एंड हाई रैंकिंग पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल शोज a haughty character, thereby being very superior by virtue of his class. ठीक है, Elizabeth having been offended by his initial lack of warmth as well as having been misled
as well as having being misled by the deceiving Mr. Wickham very quickly showed prejudice against him. Traces of the story each as they navigate these weaknesses. Darcy needs to lower down, appreciate the value of Elizabeth's inferior standing, though she must see strength of his superior qualities. ठीक है. Austin employs irony and satire liberally to point out the absurdities of the class structure. Personages like obsequious, person call like कौन? हाँ, अब यहां मिलता है personages like obsequious, मिस्टर कॉलिंस, ऑब्सिक्यूस मतलब चापलूस, ठीक है, एंड इम्पीरियस लेडी कैथरीन डिबोरो सिंबलाइज द हार्ड एंड सिली एस्पेक्ट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस. मतलब अगर आप इस लाइन को देखेंगे, इस लाइन को अगर आप देख रहे होंगे, कहां गया, पर्सनेजेस द लाइक ऑब्सिक्यूस मतलब चापलूसी किसकी, मिस्टर कॉलिंस की, एंड द इम्पीरियस लेडी कैथरीन डिबोरो सिंबलाइज द हार्ड एंड सिली इंस्टेंस, हार्ड एंड सिली एस्पेक्ट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस. क्लास मतलब सोसाइटी की बात कर रहा है. मतलब ये कहने का मतलब, इस लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये लाइन ये कहना चाह रहा है कि ये जो आपका कहने का मतलब, जो मिस्टर कॉलिंस जो है मतलब चापलूस हुआ, चापलूस और लेडी कैथरीन जैसी अभिमानी कह सकते हैं महिलाएं, क्लास मतलब वर्ग के कठोर और जो क्लास का मूर्खतापूर्ण व्यवहार है उसका क्या है, उसी का वो है एक प्रतीक है. मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितने भी सोसाइटी समाज हैं उनमें से जो सबसे मूर्खतापूर्ण जो कहना चाहिए समाज होता है उसका ये प्रतीक है. कौन? पर्सनेजेस लाइक मिस्टर कॉलिंस और लेडी कैथरीन. तो कहने का मतलब अगर मैं इसके क्वेश्चन पे आऊं, कहां गया, हाँ ये रहा, इस क्वेश्चन पे आऊं तो हाउ इज द, उसका कैरेक्टर कैसे डिफाइन किया जा रहा है. कह रहा है कि समाज का एक प्रतीक है, ऐसा प्रतीक जो एक्सेप्शन कहना चाहिए. एम्प्लॉयड इन द नॉवल, नॉवल में कैसे क्रिटिसाइज किया गया, ये किया गया है. शी रिप्रेजेंट द सोशल टायरनी, सोशल मतलब समाज पे जो पीड़ा होती है ना, जो प्रताड़ना होती है, टायरनी होती है, ये उसकी बात कर रहा है. तो वहां से उस सेंटेंस में साफ साफ पता चल रहा है कि समाज पर जो जुल्म करने वाली, जो तानाशाही टाइप की महिलाएं होती है, जो चापलूसी कर करके, साफ साफ वो सेंटेंस अगर पढ़ेंगे तो रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा वो चीज. तो जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे. शी रिप्रेजेंट्स सोशल टायरेनी एंड क्लास प्रेजुडिस. अगला क्या है? व्हाट इज द की इवेंट दैट मेक अ टर्निंग पॉइंट इन मेकिंग एलिजाबेथ चेंज इन हर व्यू ऑफ डार्सी. वो की पॉइंट क्या था जो एलिजाबेथ का लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? उनका जो व्यू था किसके प्रति? डार्सी के प्रति, दृष्टिकोण जिसे कहेंगे. हर विजिट पेम्बरले एंड हर रिसेप्शन डार्सी, रिजेक्शन मिस्टर कॉलिंस, लीडिया द नीदर बॉल. ठीक है, देखते हैं. ठीक, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए शायद, देखते हैं. खैर यहां शायद मैंने कहीं पढ़ा था सोजर्न के बारे में, कहीं लिखा हुआ था यहां, द क्लास ऑफ कॉन्शियसनेस, द सोजर्न एट डार्सीज ग्रैंड स्टेट. हाँ लिखा, ये मिल गया. Pemberley is an important defining instance in which the splendor of the property and the favorable reports of his servants compel Elizabeth, उसको जोर दिया, to revise her earlier opinion. मतलब जो पहले उनकी राय थी उसको क्या करे, परिवर्तित करे. तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहां गया, उसका विजिट जो था, यही था. सेंटेंस क्या रहा है ना, की इवेंट क्या हुआ, जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ एलिजाबेथ का, उनका जो व्यू था, जो दृष्टिकोण था डार्सी को लेकर के, वो चीज चेंज हुआ इसी से. कब? जब वो पेम्बर ले गई. साफ साफ सेंटेंस में लिखा हुआ है. क्लियर? अगला, व्हाट काइंड ऑफ मैरिज डज जेन ऑस्टिन अपीयर टू प्राइज द मोस्ट अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द नॉवल. ठीक है, नॉवल कंक्लूड करते हैं. कहां गया, नॉवल कंक्लूड करते हैं. नॉवल में क्या कंक्लूड कर रहा है, देखिए इसे लिखा भी हुआ है. इन द फाइनल एनालिसिस द नॉवल प्रमोट्स लव मैरिजेस कपल लाइक जेन एंड बिंगले एंड एलिजाबेथ. एंड इन द फाइनल एनालिसिस द नॉवल प्रमोट्स लव इन द, कहां गया, in the final analysis the novel promotes love marriages couples like Jane and Bingley and Elizabeth and Darcy who have successful marriages because of love. तो एक ही ऑप्शन बनता है, कहां गया, based on mutual respect, love,
अंडरस्टैंडिंग इन मैरिज, ये हुआ ऑप्शन नंबर ए। कन्वीनियंस की बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात नहीं है, रोमांटिक लव की वगैरह की बात कहीं नहीं कही है, और मैरिज बेस्ड ऑन सोली फाइनेंशियल सिक्योरिटी, केवल केवल सिक्योरिटी उसी पे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे ही डिपेंडेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। अगला, ये पैसेज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये करंट आपका पैसेज है। अभी जो वीजी राम बिल आया था, याद है, ये कहा गया वीजी वीबी जी ग्राम जी बिल, जी राम जी बिल, उस पे पूछा, मतलब ये करंट इवेंट पे पूछा गया। फैक्चुअल मतलब फैक्ट वगैरह, इसमें क्या क्या चीजें आप देखिएगा, इसको थोड़ा 2 मिनट आप पॉज करके रीड करिएगा, मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको पॉज करके आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कहां कहां आंसर आया इसका। पहला, व्हाट माइट, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, व्हाट माइट बी द ऑथर्स ओवरऑल पर्पस फॉर डिस्कसिंग द डेवलपमेंट फ्रॉम एमजी नरेगा टू वीजी राम। मतलब कहना चाह रहा है कि ऑथर का ओवरऑल पर्पस क्या है डिस्कस करने का, जो डिस्कशन किया है कि एमजी नरेगा को चेंज करके इसमें जो कन्वर्जन किया है वीजी राम एक्ट में, इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। Emphasize how institutional reforms try to maintain constitutionally provided rights while recognizing administrative weakness. Argue that the decrease in the role of government. देखिए आपको एक चीज बताता हूं, कोई भी जब गवर्नमेंट वो करती है ना, कोई स्कीम लेकर के आती है, कोई पॉलिसी लेकर के आती है, तो कभी भी अपना रोल घटाएगी नहीं। आर्ग्यू दैट डिक्रीज इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल को कभी घटाएगी, रोल बढ़ाती है गवर्नमेंट अपना, ठीक है। आर्ग्यू दैट टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस विल नेसेसरली इंक्रीज द लेवल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एसोसिएटेड विद पब्लिक प्रोग्राम। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अच्छा इस पे खैर आते हैं, यहां आ जाइए। आर्ग्यू दैट अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ राइट बेस्ड फ्रेमवर्क टू एन एआई बेस्ड, जब पैसेज पढ़ेंगे ना वहां पे कहीं एआई की चर्चा ही नहीं कही गई है। अब मैं इस पे आपको लाना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ऑप्शन नंबर सी में लेकर के आऊंगा, क्या कह रहा है यहां पे, अगर पढ़ेंगे देखिए, डिलेज इन वेज पेमेंट, मतलब वेज पेमेंट देने में डिले जो होता है, एंड फ्यूअर वर्क अपॉर्चुनिटीज हैव रिजल्टेड, इसका परिणाम यह हुआ फ्रॉम दिस लैक ऑफ फंड्स। रीसेंट रूल्स सच एज इंट्रोड्यूसिंग एन अटेंडेंस एप्लीकेशन, एक अटेंडेंस एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट यूजेस फोटोज हैव क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स एंड मेड करप्शन इजियर। इंट्रोड्यूस करने से एक नया प्रॉब्लम आ गया, मतलब अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं, कहां गया ऑप्शन नंबर सी की बात कहूं, सी देखिए कहां, एक मिनट, सी क्या कह रहा है, आर्ग्यू दैट टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो आया है, विल नेसेसरली, की मतलब ऐसा जरूरी है कि हो जाएगा लेवल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, जबकि लिखा था कि और मुसीबत हो रही है, और उससे ज्यादा, देखिए यहां लिखा हुआ है, यहां पे क्या हो रहा है, देखिए यहां लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम, एक नई समस्या खड़ी हो गई। तो यहां पे तो कह रहा है ट्रांसपेरेंसी हो रहा है, अगर आप इसे समझ पाए तो। यहां क्या कह रहा है कि मुख्य रूप से नेसेसरीली क्या हुआ है, वो क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया लेवल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विद पब्लिक प्रोग्राम, ऐसा तो कहीं कुछ है ही, कहीं नहीं रहा है। तो अपने आप ऑप्शन नंबर ए निकल करके आएगा। अब सही है, एम्फेसाइज हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ट्राई टू मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड राइट्स व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस को रिकॉग्नाइज करते हुए पैसेज में ऐसा कह रहा है। अगला, द ऑथर्स टोन रिगार्डिंग, हां टोन की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा से कहता हूं कि टोन आप थोड़ा सा जब पैसेज पढ़िएगा, रीडिंग छोटे छोटे जब पैराग्राफ रीड करते हैं तो समझने का ट्राई किया करिए। जैसे फॉर एग्जांपल 4 लाइन आपने पढ़ा, तो 4 लाइन पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ कहानी बता रहा है, तो ये समझने का प्रयास करिए। एकदम से बड़ा पैसेज पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं छोटे छोटे पैसेज को डिवाइड करके तब अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए। छोटा 4 लाइन का पैसेज पढ़ा, कैसा टोन है उसका, उस चीज को अंडरस्टैंड करिए। ये अंडरस्टैंडिंग की चीज है, मैं कितना भी आपको सिखा दूं, मैं बता ही सकता हूं कि टोन कैसे निकाला जाता है, लेकिन आप वो चीज खुद में जब तक नहीं लाएंगे ना, जब तक आपका टोन क्लियर नहीं होगा। जैसे इस सवाल की बात मैं करूंगा, डिटैचली डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, क्रिटिकल, रिजेक्शन,
अब जब सारा पैसेज पढ़ेंगे ना, आप सारा पैसेज पढ़ेंगे तो यहां पे क्रिटिक कर रहा है। क्रिटिक मतलब क्या होता है पता है? किसी तरह की खामियां निकालना। आपने देखा क्रिटिक्स होते हैं हर हर फील्ड में, चाहे मैं इंडस्ट्रीज, मूवी इंडस्ट्रीज की बात करूं, क्रिकेट की बात करूं, हर जगह क्रिटिक्स होते हैं जो किसी चीज में खामियां निकालते हैं। तो ये जो बिल जब आप पढ़ेंगे ना, जो ऑथर जिसने लिखा हुआ है, ये उस चीज को बता रहा है कि भले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया अटेंडेंस बेस, लेकिन वो और बड़ी प्रॉब्लम कर दिया। तो किसी चीज की सच्चाई आपको बता रहा है, वो उस चीज का क्या क्रिटिसाइज कर रहा है। ऐसे नहीं होना था, ऐसे कर दिया गवर्नमेंट ने, ऐसे नहीं करना था, ऐसे कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इस तरह की सोच अगर मैं कहूं, तो इस तरह की सारा का सारा सोच जो होता है ना आपका, वो हमेशा क्या बताता है? क्रिटिकल थिंकिंग बताता है। मेरी बात समझ गए आप? क्लियर है? बोलिए। अगर मैं कहूं आपसे, कहां गया ऑप्शन नंबर, इस चीज को आप पढ़ेंगे तो कॉशियसली क्रिटिकल मतलब, कॉशियसली मतलब सतर्क इस चीज को लेकर के कि इतना होने के बावजूद भी वहां पे करप्शन हो रहा है। तो आप इस चीज को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर अगर 32 की बात में करूं तो क्रिटिकल आएगा। थिंकिंग क्रिटिकल मतलब क्या? जहां पे ऐसी थिंकिंग होती है, किसी चीज को आलोचना की जाए। आलोचना नहीं मतलब, हमेशा आलोचना का सेंस नहीं होता है किसी चीज की खामियां निकालना, कि गवर्नमेंट ने निकाल तो दिया पर उसमें यह हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अभी T20 का स्क्वाड निकल करके आया T20 वर्ल्ड कप के लिए। अब उसमें जो क्रिकेट के क्रिटिक्स होंगे उसके खामियां निकालेंगे कि इनको यहां नहीं रखना था, इनके अंदर ये कमी है, ओवरसीज में ऐसा ऐसा खेल सकते हैं, इनके पास ये कमी है, अच्छे से जो भी कहिए, कई खामियां निकालते हैं, तो इनको क्रिटिक्स कहा जाता है। तो पैसेज जब रीड करेंगे तो उसमें इस तरह की बातें ही बताई गई हैं, इसे कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्लियर है ये चीज? तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला, व्हाट कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड। हां, इन्फरेंस मतलब होता है किसी चीज का परिणाम निकालना। किस चीज का निकालना है? अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन विमेन्स पार्टिसिपेशन एंड रूरल रेजिलियंस ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पेंडेमिक के टाइम पे जो विमेन पार्टिसिपेशन हुआ था और रूरल रेजिलियंस हुआ था ड्यूरिंग पेंडेमिक, उससे आप क्या निकाल सकते हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप से क्या निकाल सकते हैं, यह आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। देखिए कहां दिया हुआ है, अगर मैं पैसेज पे लेकर के आऊं आपको, देखिए यहां पे दिया हुआ है। इन द पास्ट 5 years, यहां देखिए पढ़िएगा, इन द पास्ट 5 years विमेन हैव कंप्राइज्ड 58% ऑफ द वर्कफोर्स। जितने भी वर्कफोर्स थे उसका विमेन जो थी केवल 58% थी। केवल मतलब केवल विमेन ही 58% थी। सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया किस तरह से? रूरल का डेवलपमेंट हुआ, जो ग्रामीण क्षेत्र था उसका विकास हुआ, क्योंकि भाई महिलाएं भी निकल करके काम कर रही हैं। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग किस टाइम पर? कोविड-19 पेंडेमिक। Given these factors, इस फैक्टर्स को देखते हुए, it is important to assess both the benefits and current challenges of the system। मतलब इस चीज को असेस करते हुए हमें करंट चैलेंजेस को भी ध्यान में रखना है। तो अगर मैं आपसे कहूं इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? Their involvement could have led to decrease in the total program productivity। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज नहीं हुई है, साफ साफ कह रहा है कि डेवलपमेंट हुआ है, तो डिक्रीज कैसे हो गया? Their significant involvement contributed to the continuation of the community through the maintenance of the local economy in spite of general economic disruptions that were happening। ठीक है? Their intensified appearance might have worsened the existing support structures that were, मेरे को तो बी लग रहा है, हाँ भी होगा साफ। Their significant involvement contributed the continuation of community थ्रू मेंटेनेंस ऑफ द लोकल इकोनॉमी। हां लिखा तो है, मतलब वही तो है डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, जब वो औरतें बाहर निकल करके उन्होंने काम किया, विमेन पार्टिसिपेशन दिखाया कोविड-19 के टाइम पर, उससे रूरल इकोनॉमी को भी बहुत हेल्प हुआ। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे। अच्छा था सवाल, बहुत बढ़िया सवाल था। अगला, व्हाट डज ऑथर्स डिस्कशन ऑफ लैक ऑफ फंडिंग प्राइमरली इंडिकेट। मतलब जो ऑथर ने डिस्कशन किया है लैक ऑफ फंडिंग, देखिए ऑथर क्या कह रहा है कि फंडिंग की कमी हो गई, खामियां निकाल रहा है ना, तो ऐसे ऐसी खामियां निकालने वाले पैसेज को कहा जाता है क्रिटिकल पैसेज। चलिए, तो क्रिटिकल थिंकिंग भी कह सकते हैं, टोन मतलब क्रिटिकल होगी। व्हाट डज ऑथर्स डिस्कशन ऑफ द लैक ऑफ फंडिंग प्राइमरली, मुख्य रूप से क्या इंडिकेट करता है?
तो अगर मैं कहूं रिसोर्स एलोकेशन प्रैक्टिसेस आर हाईली इफेक्टिव, the short-term fiscal fluctuation, this decentralized authority has caused divergent effects that will certainly lead to a reduction in job guarantees. Local administrations limit opportunities so as to have control over the release of finances. Administrative inefficiencies and implementation challenges due to a shortage of funding. अच्छा, शायद ये है, देखते हैं. Recent tools such as introducing attendance application that use photos have created new problems and made corruption easier. ठीक है. Due to these issues, VG Rambil Act introduced important changes including section which gave union government greater control over the. हाँ, ये जो लास्ट पैराग्राफ लाइन हुआ ना आपका, उसमें से अगर मैं कहूं, नहीं यहां से तो नहीं, ये देखिए, डिस्पाइट एमजी नरेगा सक्सेस, मतलब सक्सेस के बावजूद भी द प्रोग्राम हैज फेस्ड इंप्लीमेंटेशन, मतलब उसको जो इंप्लीमेंट कराया गया उसमें भी उसने कुछ इशू फेस किए, चैलेंजेस फेस किए, मेनली ड्यू टू इनएडिक्वेट फंडिंग एज एक्नॉलेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. जब इस चीज को आप पढ़ेंगे ना, तो आप जाकर के यहां पे निकल करके आएगा इसका कंक्लूजन. एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज, यही तो है. अगर मैं कहूं रूल को इंप्लीमेंट कौन करता है, अगर रूल बन गया, मान फॉर एग्जांपल अगर लेजिस्लेचर में कोई नियम बन गया, उसका इंप्लीमेंटेशन कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ही तो करता है ना. तो वही तो कह रहा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज और इंप्लीमेंटेशन, देखिए लिखा भी हुआ है, चैलेंजेस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंडिंग, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भाई फंड की कमी हो गई थी, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे. चलिए अगला क्या है, What does sustainable development mean most nearly in the context of the passage? Sustainable development का मतलब पता है क्या होता है, जिसे आप सतत विकास कहते हैं, ऐसी चीज जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट करे. एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी. इंप्रूवमेंट्स रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, समाज का आर्थिक विकास, दोनों तरह से विकास होना चाहिए. फॉर रूरल हाउस होल्ड्स वाया स्टेबल प्रोग्राम डिजाइन, एक ऐसा डिजाइन होना चाहिए प्रोग्राम जो स्टेबिलिटी ला करके दे, ऐसा नहीं कि आज करे फिर 4 दिन बाद फेल. तो ये होता है सतत विकास. ठीक है, तब जाकर के गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट की किया हुआ काम बेनिफिट होगा. अब ये जो पैसेज आपका है, ये मैं कहूंगा इस एग्जाम का सबसे बेस्ट पैसेज है. इसको बहुत ही आराम से, शालीनता से रीड करिएगा. मैं आपको सीधा इसके क्वेश्चंस और आंसर्स पे लेकर के आता हूं. कहां पे आंसर आपको मैच करना है, कहां से आपको आंसर निकालना है, वो मैं आपको चीजें बताऊंगा. लेकिन ये कहूंगा बेस्ट पैसेज है, मेंस का बेस्ट पैसेज. चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following is the most true in regarding to stating the structure of logic found in the author's conclusion? मतलब ऑथर का जो कंक्लूजन है उसके बारे में कह रहा है. ठीक है, आ जाइए. इन कंक्लूजन देखिए, यहां लास्ट में देखिए, यहां से rather than pursuing a माइक्रो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, मतलब आप माइक्रो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को परस्यू करने के अलावा ए मूव टूवर्ड्स अ क्लियरली डिफाइंड रेगुलेशन दैट सपोर्ट्स पॉजिटिव इंसेंटिव्स is what is needed to ensure that banks behave with the frameworks that promote financial stability. कहा गया, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑप्शन नंबर, it suggests that responsibility for assurance should be lie within the organization rather than with outsiders. It urges transition from procedural pedantry towards procedural pedantry. ठीक है, a results oriented strategic framework.
देखिए प्रोसीजरल पेडेंट्री का अगर मीनिंग कहूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा पॉजिटिव इंसेंटिव, मतलब हो जाएगा आपका पॉजिटिव इंसेंटिव कहने का मतलब हो गया आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। और ये हो जाएगा प्रोसीजरल पेडेंट्री, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजरल मतलब बहुत ज्यादा प्रोसीजर। ये पता क्या कहना चाह रहा है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूल्स, कॉम्प्लेक्स रूल्स, कॉम्प्लेक्स रूल्स एज अ रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। इट अर्जेस अ ट्रांजिशन, चेंज चाहिए कहां से, कॉम्प्लेक्स रूल से टू रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर बी। कैसे दिखाता हूं मैं। इंक्लूड बीइंग सुपरवाइजरी, अगर मैं हाँ, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन रिक्वायरमेंट इन द रिलेशन टू कैपिटल में ओवरलुक द हाँ यही देखिए, दिस वुड एड शेयर होल्डर्स एज वेल एज द ओवरऑल इकोनॉमी। इन कंक्लूजन, रादर देन परस्यूइंग अ माइक्रो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ए मूव मतलब ट्रांजिशन, शिफ्ट टूवर्ड्स क्लियरली डिफाइंड रेगुलेशन। अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट के अलावा माइक्रो मैनेजमेंट में परस्यू करने के बजाय अगर आप अपने आप को ट्रांजिशन करें एक डिफाइंड रेगुलेशन मतलब रूल की तरफ जो सपोर्ट करेगा पॉजिटिव इंसेंटिव के लिए, वही हमें जरूरत है टू एंश्योर दैट बैंक बिहेव विद द फ्रेमवर्क। तो इसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा इसका। रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए हमें जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क पे काम करे, ठीक है ना। अगला, the use of stress tests by the author is an example of illustrating which of the following consequences। स्ट्रेस टेस्ट जो हो रहा है ना ऑथर द्वारा, जो स्ट्रेस टेस्ट यूज किया गया है वो किस चीज किस एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट कर रहा है। Regulators must adopt an attitude change in which they place more emphasis on the results rather than the details। Over emphasis on trivial matters, ठीक है, जो छोटे मोटे मैटर्स पर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा, might lead regulators to overlook more fundamental issues such as whether financial institutions have adequate capital in case of a shock। Regulating requirements must be simplified, ठीक है। Comments in complex regulation requirement in relation to capital may overlook systemic risk in their approaches when, कब, जब स्ट्रेस टेस्ट होगा उसका रिजल्ट क्या होगा, एक्टिविटीज ग्रेविटेटिंग मतलब शिफ्ट करेगी टूवर्ड्स लेस हैवीली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस इन द नॉन बैंक सेक्टर। कहने का मतलब क्या है, जब कॉम्प्लेक्स बहुत ही जटिल नियम लगाया जाएगा इन द रिलेशन टू कैपिटल में ओवरलुक, जो सिस्टम का रिस्क है उसको ओवरलुक कर जाएगा, मतलब उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा इन देयर अप्रोचेस। कब, जब ये टेस्ट होगा। इस चीज को अगर आप लाइन को पढ़ेंगे तो इस लाइन को पढ़ने के बाद आप किस कंक्लूजन पे आएंगे, स्ट्रेस टेस्ट की बात हो रही है। द मूवमेंट ऑफ रिस्क रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज इनटू इंडस्ट्रीज दैट आर लेस हैवीली रेगुलेटेड, ये साफ साफ कह रहा है। आप फिर से देख सकते हैं कहां गया, जो कि कहां गया, ग्रेविटेटिंग मतलब शिफ्ट हो रहा है किसकी तरफ, लेस हैवीली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस इन द नॉन बैंक सेक्टर, ऐसे सेक्टर की तरफ जो नॉन बैंकिंग है और जो लेस हैवीली रेगुलेटेड है, बहुत ज्यादा रेगुलेशन में नहीं रहती वो, ठीक है। अगला, अगला क्या है भाई, वाई आर सुपरवाइजर्स ऑफन स्लो टू एक्ट व्हेन बैंक्स हैव प्रॉब्लम्स। ये तो सीधा सीधा आपको मिल जाएगा पैसे में, अगर आप पैसे स्टार्टिंग करिएगा तो सुपरवाइजर के बारे में आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कहां गया, ये देखिए, बैंक फेलियर्स रेज सीरियस कंसर्न्स अबाउट सुपरवाइजरी ओवरसाइट। द केस स्टडीज ऑफ क्रेडिट स्विस एंड सिलिकॉन वैली बैंक हाईलाइट द डेफिशिएंसीज, जो कमी थी इन सुपरवाइजर सुपरविजन। इन मेनी इंस्टेंस, कई ऐसे उदाहरण हुए हैं जहां सुपरवाइजर्स आर हेजिटेंट टू कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद बैंक मैनेजमेंट, मतलब जहां पे वो हेजिटेट हुए हैं किस चीज से, कि बैंक के मैनेजमेंट से कंफ्लिक्ट में आने से। व्हेन वीकनेस आर आइडेंटिफाइड, जब वीकनेस आइडेंटिफाई किया जाता है उस टाइम पर। प्रेफरिंग टू डू नथिंग, वो प्रेफर करते हैं कौन, सुपरवाइजर्स, कि भाई कुछ नहीं करना है, शांत रहो, मोमेंट का वेट करो।
रेदर देन टेक करेक्टिव एक्शन, एक्शन लेने के बजाय एट अ पॉइंट इन टाइम व्हेन की इश्यूज आर बिल्डिंग इनटू प्रॉब्लम, उस समय का वेट करते हैं जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं वो एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाए। कहने का मतलब ये है। तो अगर मैं कहूं इसके हिसाब से वही कह रहा है, तो वाई आर सुपरवाइजर्स ऑफन स्लो टू एक्ट व्हेन बैंक्स हैव प्रॉब्लम, दे प्रेफर अवॉइड कंफ्लिक्ट इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग रिस्क अर्ली। यही तो है, यही तो होगा, साफ साफ लिखा है। दे प्रेफर अवॉइड कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट क्या, बैंक मैनेजमेंट से कंफ्लिक्ट, डायरेक्ट कंफ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, पैसेज में लिखा ही हुआ है साफ साफ। अगला, What would positive incentives do for the banking system? अगर पॉजिटिव इंसेंटिव की बात की जाए तो पॉजिटिव इंसेंटिव तो स्टार्टिंग पढ़ा था हमने कि हमें क्या देगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कहां गया भाई, पढ़े थे ना हम लोग, कहां पढ़े थे, that supports positive incentive is what is needed to ensure that banks behave within the framework। मतलब पॉजिटिव इंसेंटिव, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो पॉजिटिव इंसेंटिव देना पड़ेगा। मतलब क्या है, हेल्प बैंक्स ब्रिंग बैक माइक्रो मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन टाइनी डिटेल्स, ऐसा कहा गया है क्या, नहीं ऐसा तो शायद नहीं कहा गया है। मेक बैंक रूल्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, नहीं, साफ साफ कहा है उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, नहीं तो नॉन बैंकिंग सेक्टर जो आपके जहां पे कम रूल्स हैं लोग वहां मूव करेंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हेल्प बैंक्स बिहेव इन अ वे, बैंकों की मदद करनी उस तरीके से जो इकोनॉमी को स्टेबल बना सके। जी हां, ये ऑप्शन नंबर सी ही कह रहा है। स्टॉप बैंक्स एंड रेगुलेटर्स फ्रॉम टेकिंग टू ईच अदर ऑफन, गलत है, दोनों मिलकर काम करेंगे ना, ऐसा कैसे स्टॉप कर देंगे दोनों को। अगला, द टोन with which the author approaches the current situation of complex regulation is best described as। अच्छा, सेम वही चीज, टोन कैसी थी, अगर आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो टोन थी ना, जो पैसेज, जो कहने का मतलब जो ये आपका ऑथर है उसकी टोन रूल्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा ऐसा था जो कहीं ना कहीं किसी चीज में खामियां निकाल रहा था, दोष निकाल रहा था, ऐसा इंटरेस्टेड नहीं, इंप्रेस नहीं हुआ, आशावादी नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग है। बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड रूल्स कैन एक्चुअली कॉज मोर रिस्क, लिखा हुआ था उसमें कि जितना कॉम्प्लिकेटेड रूल्स आप डालेंगे लोग शिफ्ट करते जाएंगे अदर नॉन बैंकिंग सेक्टर की तरफ। तो वही कहना चाह रहा है आपसे, क्रिटिकल है, जैसा कि आपने पिछले वाले पैसेज में देखा था। चलिए, ये आपका आ गया अगला क्लोज टेस्ट, और आपके पास 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अच्छा है, आफ्टर फॉलिंग कंसिस्टेंटली, लगातार गिरने के बाद, डैश द यूएस डॉलर फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, द रुपी हैज, बहुत प्यारा सवाल, बढ़िया। अच्छा, आप कहते हैं ना कि कहते भी होंगे, लोगों को बोलते सुना भी होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, कहते ना डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, द रुपी फेल अगेंस्ट डॉलर। मतलब डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, या उसके कंपैरिजन में, तुलना में। तो यहां पे ऑफ नहीं आएगा, यहां पे फॉर नहीं आएगा, यहां विथ नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। आफ्टर फॉलिंग कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द यूएस डॉलर फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, द रुपी, ये आपका सारा का सारा सब सेंटेंस का सब्जेक्ट रुपी हुआ। द रुपी हैज व्हाट, आगे देखेंगे तो यहां पे आएगा अगेंस्ट, इसका मतलब आफ्टर फॉलिंग कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द यूएस डॉलर के मुकाबले, कौन, रुपी, हैज व्हाट, हैज डैश, हैज, एक मिनट, हैज डैश समवॉट ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, गिरने के बाद, फॉल कंसिस्टेंटली गिरने के बाद रिकवर करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, रिकवर करना शुरू किया। आसान है। अगला, इट हैज राइजन बाई ऑलमोस्ट 5% फ्रॉम इट्स लोएस्ट लेवल्स रीच्ड इन अक्टूबर। लेवल
कोई लेवल रीच करती, कहीं पहुंच रही होती है। लेवल एडमायर नहीं करते, रेंडर नहीं करते, रीच करते हैं, बिहाइंड। ये तो खैर ऑप्शन ही सेट ऐसा है कि आप आसान से कर लेंगे। In October, even with this recent improvement, the rupee is still down about 11% since the start of the year. The rupee's performance has been closely what? Has been closely. The rupee's performance has been closely dash. Has been. अरे ये क्यों आएगा भाई? एडवर्ब क्यों आएगा? Has been है ना? Tied V3 आएगा। यहां लिखा था, यहां लिखा हुआ है ना। The rupee's performance has been closely tied. ठीक है? To global crude oil prices, this makes sense as imported oil accounts for about 80% of India's total demand. The value of the rupee dropped when oil prices climbed earlier this year, a trend that lasted until early October. ठीक है, शुरुआत के अक्टूबर तक चला। Since then, तब से as global crude prices have fallen, the rupee has dash. देखिए मैंने कहा ना, पैसेज में आंसर मिल गया। द रूपी हैज डैश अगेंस्ट द डॉलर। ये लीजिए, यहां मिल जाता आपको इसका आंसर, पैसेज में दे दिया आपको। खैर चलिए, सिंस देन ग्लोबल क्रूड प्राइसेस हैव फॉलन, द रूपी हैज स्ट्रेंथेंड अगेंस्ट द डॉलर। मजबूत हो गया है उस समय से, किस समय से? जब से ग्लोबल क्रूड प्राइसेस जो है गिरना शुरू हुआ है, रुपी जो है मजबूत हो गया है। किसकी तुलना में? डॉलर की तुलना में। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये था आपका मेंस का सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है इस बात की कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। कुछ अगर थोड़ा बहुत भी आप सीख पाए, हालांकि मैं सिखाने से ज्यादा आपको ये बताना चाहता था कि पेपर उतना चैलेंजिंग नहीं था, सिवाय उस एक पैसेज को छोड़ के, और पैसेज के एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ करके उतना कोई चैलेंजिंग आपका नहीं था। ठीक पेपर सेट था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज पसंद आई होगी। सॉल्यूशन कैसा लगा, मेरा अप्रोच कैसा लगा, जो भी है आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा। तो हमेशा की तरह हम लोग अपने शाम के क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, चीज़ों को रिवाइज करिए। इसका मैं जो आपका बोर्ड पीडीएफ है वो मैं डलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।